अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, खैर मक़दम है आपका यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह हम टाइफाइड फीवर, हुमाए माविया और आंतों के मदाफ़ती निज़ाम, जिसे गैल्ट गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज़ कहते हैं, इसका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें जो मज़मून हमने शामिल किया है, पहले तो ये जरासीम के बारे में थोड़ी सी मुख्तसर जानकारी हासिल करेंगे, फिर उसके बाद मुदाफ़ती निज़ाम जिसका किस तरीके से इम्यून रिस्पांस सिस्टम काम करता है उसके बारे में वजाहत होगी, और उसके बाद खुसूसन आंतों के मुदाफ़ती निज़ाम के बारे में, जिसमें पियर्स पैचेस और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स के बारे में जानकारी हम हासिल करेंगे, और फिर किस तरीके से एक चोर और पुलिस का खेल होता है, उसमें किस किस तरीके से रद्द अमल होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी एनालॉगी, उसकी मुशाबहत, उसका जो है किस तरीके से हम तस्वीर दे सकते हैं पुलिस स्टेशन से। फिर उसके बाद टाइफाइड फीवर के तारीफ, असबाब, माहियत, अलामात, तशख़ीस, पेचीदगियाँ, इलाज, ग़ज़ाई तदाबीर, एहतियात का इंशाअल्लाह तज़किरा किया जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं ये जरासीम। ये आप रॉड शेप जो जरासीम देख रहे हैं, इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये आपके हुमाए मेवी या टाइफाइड फीवर के लिए जरासीम है। इसी जरासीम के हमले से टाइफाइड फीवर होता है। अब ये क्या करा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नाम सुना होगा। ये ग्राम मनफी बैक्टीरिया है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, ये लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया जैसी होते हैं जो शुगर, और शुगर में खुसूसन एक ख़ास किस्म का शुगर होता है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, तो इस लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करता है। और जो है रॉड facultative state rot found in the genus Salmonella and family Enterobacteriaceae। इसका जो जीनस है वो साल्मोनेला है, और जो फैमिली जिसे कहते हैं इंट्रोबैक्टीरियोसिस के नाम से जानते हैं। तो ये रॉड से बैक्टीरिया है, ग्राम मनफी बैक्टीरिया है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिव बैक्टीरिया है। अब इसमें ऐसा है कि ये मोबाइल होते हैं, ये चलते फिरते रहते हैं, ये एक जगह खामोशी से नहीं बैठते हैं। मोबाइल इन नेचर एंड दे मूव बाय मीन्स ऑफ देयर फ्लैजेला। ये आप जो इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, इसको हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या है, ये फ्लैजेला है, ये आपके फ्लैजेला है। इसी के सहूलत से, इसी की मदद से ये आगे पीछे मोटाइल होते हैं। तो ये रॉड शेप है, ग्राम मनफी है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, और जो है इसका जीनस साल्मोनेला है और फैमिली इंट्रोबैक्टीरियोसी है, और ये फ्लैजेला के ज़रिए एक मकाम से दूसरे मकाम पर चलते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि साल्मोनेला स्पीशीज इनहैबिट द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कहाँ पर जो आप जायज़ पाते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये जो हमारी आंतें हैं उस आंतों में पाए जाते हैं, या तो वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड। आप जानते हैं एनिमल्स को हम दो मखसूस कैटेगरी में रखते हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो एनिमल होते हैं जो गर्मी और सर्दी में अपने दर्जे हरारत को, जिस्म के दर्जे हरारत को बनाए रखने में एबल होते हैं, यानी वो गर्मी में भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और सर्दी में भी अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। जैसे इंसान है, वार्म ब्लडेड है, और इसके बरक्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो गर्मी और सर्दी के साथ अपने जिस्म के दर्जे हरारत को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्रॉग है, आपको जो है बरसात के अलावा दीगर मौसम में ज़मीन की मिट्टी में जो है अंदर चला जाता है, बिकॉज फ्रॉग इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। उसका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है टू लार्ज एक्सटेंट
इन समर विंटर एंड रेनी सीजन, तो इसको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया आपको वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड दोनों के आंतों में पाया जाता है। वेयर दे कैन बी इम्पॉर्टेंट पैथोजेंस, ये एक तरीके से जरासीम है। एंड दे कॉज ए रेंज ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन, स्पेशली फूड बार इन्फेक्शन एंड एंटिक फेब्राइल इन्फेक्शन। ये ग़िज़ाई ग़िज़ा के साथ जो है जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। फूड बॉर्न इन्फेक्शन और एंटिक फेब्राइल इन्फेक्शन। साल्मोना टाइफी एज इट प्रॉपरली रिटेन इज द मेन कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। इंसान के अंदर जो हुम्मा मेदी होता है, मेदी उसको अमा में जो होता है उसको हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। ये यही जरसूमा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें ख़ास तौर से कोई भी जरासीम का जो तखरीबी अमल होता है, जो डिस्ट्रक्टिव फेनोमेनान होती हैं, उन पर मौजूद एंटीजन की वजह से होता है। इसमें 3 तरीक़े के एंटीजन्स पाए जा सकते हैं, ओ एंटीजन्स, एच एंटीजन्स एंड बी एंटीजन्स। तो एक तरीक़े से छोटे से मुख्तसर शक्ल में हमने टाइफाइड साल्मोनेला के बारे में जो है, साल्मोनेला टाइफी के बारे में पढ़ा कि एक ग्राम मनफी बैक्टीरिया है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, और ये चाहे कोल्ड ब्लडेड इंसान हो या जो है वार्म ब्लडेड हो, दोनों के आंतों में मखसूस तौर से ज़िंदा रहता है और ये मोबाइल होता है। इसके ये चलता कैसे है, अपने फ्लैजेला जो अपने हम ये आप देख रहे हैं इसी की जो है मदद से चलता है। और इसमें एंटीजन, इसके जिस पर ख़ास तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं और यही मर्स का बाइस बनते हैं। इसमें जो पाए जाते हैं ओ एंटीजन, एच एंटीजन एंड वी एंटीजन। तो ये आपके जरसूमा का एक मुख्तसर खाका है। अब आइए इंसान का जिस्म का इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम किस तरीके से काम करता है, इसको समझने की करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुदरत ने हर इंसान को ऐसी सलाहियत अता की है कि किसी भी तरीक़े का जरसूमा दाखिल हो या उसका हमला हो या चोट हो या इंजरी हो या ज़ख्म हो, तो उसको ख़ुद ब खुद ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पांस सिस्टम। जब भी कोई भी आपको जरहा है, ज़ख्म है, चोट है, जरासीम है, तो इंसान के जिस्म के अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे रखा है। वह अपनी दिफा, मुदाफ़ियत का मतलब दिफा, डिफेंसिव मैकेनिज़्म है, नॉट द ऑफेंस। हम किसी को मारने की सलाहियत नहीं दी गई है, डिफेंस, दिफा करने की सलाहियत दी गई है। और ये दिफा किस तरीके से करता है, इसके लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। जिस तरीके से महाज पर एक फ़ौज लड़ती है तो फ्रंट में आर्मी होती है, उसके पीछे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है, फिर उसके बाद सिविल फोर्स होती है, ताकि सामान या हथियार के आमद शुद में या लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत या दुश्वारी पेश ना आए। उसी तरीके से 3 तरीके का लाइन्स ऑफ डिफेंस दिया गया है। फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन्स ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन्स ऑफ डिफेंस। ये सब दिफाई सूरतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को इतनी बेशकीमती नेमतें अता की हैं। अब इसमें कुछ खलक़ी इन्नेट, जिसे जो है पैदाइश से ही इंसान को मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम या खलक़ी मुदाफ़ती निज़ाम। अब देखिए कि खलक़ी मुदाफ़ती निज़ाम में क्या क्या है। आपको ये देखिए, आपको स्किन, ये फ़िज़िकल बैरियर है, ये स्किन भी एक तरीके का आपका मुदाफ़ती निज़ाम है। ये म्यूकोसा, जितने भी आपके जिस्म में आर्गन्स होते हैं, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, ये एक तरीके से मुदाफ़ती रद्द अमल दिखाती हैं और जो है जरसूमा से लड़ती हैं। उसके बाद जो है म्यूकस, इसमें क्या होता है, म्यूकस भी हमारे लिए मुदाफ़ियत का काम करता है।
इसी तरीके से आप लंग्स देख रहे हैं, यहाँ भी आपको म्यूकेशल बैरियर होगा। तो जितनी भी खलियात हैं म्यूकेशल बैरियर है, उसमें म्यूकस सिक्रीट होता है और ये म्यूकस दिफाई निज़ाम में काम आता है। अब उसके बाद फिजिकल बैरियर के बाद केमिकल बैरियर से आप जानते हैं, इसमें जो है आपके मैदे या स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तेज़ाब पैदा करता है, जो जरासीम को मारने के काम आता है। और आँखों में आपको लाइसोजोम्स होते हैं, आपके आँख में कोई भी चोट लगे तो उससे आंसू निकलने लगते हैं बिकॉज ऑफ द लाइसोजोम्स। तो ये सारे जो है केमिकल बैरियर्स हैं। फिर उसके बाद इनेट रिस्पांस इन्फ्लेमेटरी, जब कोई भी जरह या चोट लगती है या जरसूमा का हमला होता है या कोई तादिया होता है, तो वहाँ पर इल्तिहाब या इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। जिस भी मकाम के खलियात में किसी भी तरीके का चोट जरासम आप या जरासीम का हमला होगा, तो वहाँ पर पहला रद्द अमल टू अनडू, जो आपको नुकसान पहुँच रहा है उस नुकसान को पलटने के लिए सबसे पहले इल्तिहाब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस काम करता है। और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में आपकी मास्ट सेल, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रल किलर सेल, ये 4 खलियात हैं। मास्ट, दूसरा नेट्रोफिल, तीसरा मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर, ये सब आपके खून के जो है खलियात हैं, जो कि रेस्पांस इन्फ्लेमेटरी रेस्पांस यानी तादिया हुआ, जरासीम का हमला हुआ या चोट या जख्म हुआ, तो वहाँ पर सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन या इल्तिहाब होता है। इसके लिए ये 4 खलियात जो है जिम्मेदार होती हैं, मास्ट सेल, न्यूट्रोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल, जिसे मुख्तसर में NK सेल। ये सारे जो है इल्तिहाब के ज़रिए उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। अब इस जो है इनेट इम्यून सिस्टम के बाद आपका अडैप्टिव, जो इंसान बाद में हासिल करता है अफजाइश के दौरान, पैदाइश के बाद, इसीलिए इसे इक्तसाबी या एडेप्टिव, ये एडॉप्ट की जाती हैं। ये पैदाइश से ही मौजूद है, ये आपको माहौल और ज़रूरत के हिसाब से एक्वायर्ड की जाती है, एडेप्ट की जाती हैं, इसीलिए इसे इक्तसाबी या एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीक़े का होता है। नंबर 1 सेल मेडिएटेड रिस्पांस और ह्यूमरल रिस्पांस। सेल मेडिएटेड में आपको टी लिम्फोसाइट है, ये टी और जो है बी का क्या मुराद है, ये अभी थोड़ी देर में हम वजाहत करेंगे। आपको पता है कि ये जितने भी खलियात हैं आपके बोन मैरो में पैदा होती हैं, तो टी और बी दोनों बोन मैरो में पैदा होती हैं। इसका ओरिजिन बोन मैरो है, लेकिन तख्लीक या पैदाइश के बाद टी लिम्फोसाइट थाइमस में माइग्रेट हो जाती हैं, जहाँ मेच्योर्ड होती हैं। ये पैदा तो आपको इनकी तख्लीक जो है बोन सेल में हुई, लेकिन पैदाइश के बाद ये माइग्रेट कर जाती हैं थाइमस में, इसीलिए इसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय बोन, इनकी पैदाइश या तख्लीक बोन में हुई है, और उसके बाद मैच्योरेशन फेज में ये जो है बोन को, मैरो को छोड़ करके थाइमस में चली जाती हैं, इसीलिए ये लेटर टी लिखा हुआ है। यहाँ पर बी, ये जो है बोन मैरो में पैदा होती हैं और वहीं पर मैच्योर्ड भी होती हैं। दे originate in bone marrow as well as they matured in the bone marrow. That's why this prefix B has been put here. B lymphocyte. They originate in the bone marrow and they mature in the bone marrow. And T cell, they originate in the bone marrow but matured in thymus. अब इस टी में जो है, जो सेल मेडिएटेड है, इसमें 2 तरीके के खलियात आपको मिलेंगे, CD+4 और CD8+4। CD4+, CD8+4, इसमें एक को हेल्पर सेल और एक को साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं। हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, ये क्या करती हैं कि और जो मदाफ़ती निज़ाम में
काम आने वाली खलियात हैं उनकी मदद करती हैं। और ये जो है आपको साइटोकिलर है, ये सीधा सीधा किल करती हैं। और ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीबॉडी पैदा करती हैं जो जरसूमा के एंटीजन को हलाक करती हैं। आइए इसमें हम मज़ीद आगे देखते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन टी एंड बी लिम्फोसाइट, जैसा कि मैंने बताया कि बोथ टी एंड बी ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल इन द बोन मैरो। बोन मैरो में टी और बी दोनों सेल्स खलियात पैदा होती हैं। हाउएवर बी सेल मैच्योर इन द बोन मैरो, बी सेल मैच्योर होंगी आपके बोन मैरो में, वाई टी सेल माइग्रेट टू द थाइमस। दोनों टी और बी बोन मैरो में पैदा होंगी। पैदा होने के बाद बोन बी सेल वहीं रह जाएगी, वहीं नौजवान होगी, वहीं मैच्योर होगी और वहीं से अपना काम को पूरा करेगी। लेकिन टी सेल्स बोन मैरो में पैदा होने के बाद बोन मैरो को छोड़ करके थाइमस में चली जाती है और वहाँ पर नौजवान होती है, वहाँ पर मैच्योर होती है। तो दो फेज़ है, एक पैदाइश और दूसरा मैच्योरेशन। इंसान ननिहाल में पैदा हुआ, ददिहाल में पैदा हुआ, लखनऊ कलकत्ता में पैदा हुआ और वो कारकर्दगी कहीं और किसी दूसरे जो है प्रोविंस या किसी और मुल्क में या हिस्से में जा रहा है। तो उसी तरह टी एंड बी दोनों की पैदाइश बोन मैरो में हुई है और उसके बाद बी की मैच्योरेशन वहीं रह गया है, वहीं से अपने आप कारकर्दगी कर रहा है। टी सेल्स बोन मैरो को छोड़ करके आपको थाइमस में चले गई, वहाँ से अपना काम कर रही है। फंक्शन हमने बताया कि बी सेल्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यून। यहाँ पर बी सेल ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ये क्या है? बी सेल ह्यूमरल रिस्पॉन्स के लिए जो है जिम्मेदार होती है प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी। ये सीधा एंटीबॉडी, ये जो वाई शेप आप देख रहे हैं, दीज आर द एंटीबॉडी, दीज आर द एंटीबॉडीज, इसको प्रोड्यूस करती है और ये एंटीजेंस को हलाक करते हैं which that target the specific antigens. In contrast, T cells involved in cell mediated immunity. यहाँ पर T cell आपको देखिए लिखा गया है cell mediated T cells, cell mediated immune response, immunity directly attacking the infected or cancerous cell। जो सेल जो है मुताफिर हो चुकी हैं, तादिए के शिकार हो चुके हैं या कैंसरस सेल है, उनको सीधा सीधा हलाक करती है। बी सेल आपको एंटीजेंस को हलाक कर रहा है और ये खलियात को हलाक कर रही हैं जो ख़राब खलियात या फासिद खलियात या मजरूह खलियात जिन पर चोट लग चुकी है या जिस पर जरासीम का हमला हो चुका है। अब टाइप में टी सेल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू हेल्पर टी सेल्स। ये आप देखिए हेल्पर टी सेल्स यहाँ पर दिखाया गया था, ये आपको हेल्पर टी सेल्स है। हेल्पर टी सेल्स विच असिस्ट अदर इम्यून सेल्स, जो CD+4 है, CD4+ सेल है, उसको हेल्पर टी सेल भी कहते हैं और वो दूसरे इम्यून सेल्स को मदद देती है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जिसे हम CD8+ के नाम, ये दोनों टी है, ठीक है। ये टी आपको हेल्पर सेल है जिसको CD4+ कहते हैं और CD8+4 को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं और वो सीधा चूंकि बिकॉज दिस इज साइटोटॉक्सिक, ये सीधा सीधा दुश्मन को हलाक कर देगी, किल द इन्फेक्टेड सेल्स। बी सेल प्राइमरी फंक्शन ऐसे एंटीबॉडी, बी सेल का काम होने होता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी और ये एंटीबॉडी एंटीजेंस को हलाक करेंगे। फिर उसके बाद रेस्पॉन्स ऑफ मैकेनिज्म, बी सेल कैन बाइंड टू द एंटीजन डायरेक्टली, बी सेल सीधा सीधा बाइंड करेगी, व्हाइल टी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन्स, वो अपनी मेमोरी में, जैसे चिप्स की मेमोरी होती है, कंप्यूटर चिप्स की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, उसके हिसाब से वो काम करती है। तो ये जो है टी सेल्स क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है। टी सेल्स में दो सेल हमने बताया CD4+ और CD8+ में, ये एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करती हैं। मान लीजिए कि ज़िंदगी के किसी मरहले में हम 10 साल के हैं और किसी ख़ास तरीके के जरसूमा का अटैक हुआ। अब ये अटैक हुआ तो टी सेल इसको याद कर लेंगे कि किस तरीके के एंटीजन्स हुए और 5 साल बाद फिर हम 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, फिर अटैक हुआ तो फिर टी सेल का रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त होता है बिकॉज दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द एनिमीज। जिस तरीके से हमारे एक दुश्मन है जिसको हम पहचान लेते हैं, फिर उसके बाद उसका साया भी घर के किनारे दिखाई पड़ता है तो हम अपने को एकदम पूरा जो है चाक चौबंद हो जाते हैं। उसी तरह से वंस द टी सेल रिकॉग्नाइज
and if the later on there is any attack, they immediately response. फिर proportion जो है T cells 80% के करीब होती हैं और B cells जो है 20% के करीब होती हैं. T cell constitute about 80% of the total lymphocyte, whereas the B cell make up the 20%. तो this is ये खुदादात, ये आपका इम्यून सिस्टम है. ये जनरल इम्यून सिस्टम के बारे में हमने जिक्र किया. अब आइए आंतों के, जिसे हम गैल्ट कह रहे थे, उसके बारे में यही चीज़ें उसी दिखाई पड़ रही हैं. अब इसके बाद जो है आंतों के मुदाफ़ती निज़ाम, गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज. लिम्फाइड टिश्यूज मतलब लिम्फाइड बाफ्ट. आप जानते हैं जिस तरीके से खून जो है ब्लड वेसल्स के अंदर रवा दवा होता है, ब्लड वेसल होती हैं, उसी तरीके से लिम्फ भी होता है. ये खुद जो है मुदाफ़ियत का काम करता है अपने लिम्फ नोड के ज़रिए जो है. अब ये किस तरीके से जो है आंत का मुदाफ़ती निज़ाम काम करेगा, इसके बारे में हम समझते हैं. गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज़, आंतों में मौजूद अब दो तरीके के जो है, एक पियर्स पैचेस होंगे और दूसरा मेसेंट्रिक लिम्फ नोड होंगे. मेसेंट्रिक ये जो है, इसको जो है शरह असबाब, जिसके मुसन्निफ़ अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह और जिसका शरह मुल्ला नफीस रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है और जिसका तर्जुमा जनाब कबीरुद्दीन खान साहब ने किया है, उसमें हमने माँ सारिक़ा का नाम सुना, देखा माँ सारिक़ा, क़दद माँ सारिक़ा, लेकिन उसमें कहीं मज़ीद वज़ाहत माँ सारिक़ा की नहीं दी गई है. सिर्फ ये जो है टाइफाइड के जहाँ पर ज़िक्र किया गया है उस पर माँ सारिक़ा का ज़िक्र है, लेकिन इसकी एनाटॉमी की कोई तशरीह नहीं की गई है. इसलिए मर्ज़ को समझने में थोड़ी सी उतनी ज़हनी आपको तशफ़ी नहीं होती जितना कि एनाटॉमी समझ लेने के बाद होती है. तो ये क्या है, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, ये आंतों के लिए. अब आइए हम शुरू से देखते हैं आंतों का ल्यूमन. जो आंत है, आंत के ल्यूमन में क्या होता है, यहाँ खुराक के ज़र्रात और जरासीम मौजूद होते हैं. जो हम खाना खाते हैं उसके ज़र्रात और जरासीम दोनों जो है इंटेस्टाइनल ल्यूमन में होंगे. यह वह जगह है जहाँ से मुदाफ़ती निज़ाम को बैरूनी एंटीजन का सामना करना पड़ता है, यानी जरासीम जिसके अंदर एंटीजन्स है उसका सामना करना पड़ता है. अब इसके बाद आंत के एपिथेलियल और एम सेल, अभी जो हमने आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है सेल्स पढ़ाई थी जो इम्यून सिस्टम में, लेकिन एम का नाम नहीं आया था. यह ख़ास तौर से एपिथेलियम में, गट्स एपिथेलियम में मौजूद होते हैं. एपिथेलियम में मौजूद एम सेल जरासीम एंटीजेंस को अंदर मुंतकिल करती हैं. ये आप अगर इसको देखेंगे थोड़ा सा और इसको हम जो है बड़ा करेंगे, आप फिगर को बड़ा करके देखेंगे तो ये एम सेल्स दिखाई गए. ये एंटीजेंस को सीधा सीधा अंदर इंडल कर लेती हैं. तो एपिथेलियम में मौजूद एम सेल जरासीम को अंदर मुंतकिल करती है. यह मुंतकली दिफाई निज़ाम को ख़बर देने के लिए होती है. अब उसके बाद पियर्स पैचेस है, छोटी आंत के ल्यूमन की दीवार में मौजूद लिम्फी बाफ्ट है. ये पियर्स पैचेस क्या है, छोटी आंत, जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत एक दूसरे से मिलती है उस मकाम पर जो है एक जो है ये पियर्स पैचेस होते हैं. यहाँ पर डेंड्राइटिक एंटीजेंस को पेश करती हैं, डेंड्राइट सेल एंटीजन को पेश करती हैं. टी और बी सेल फ़ाल हो जाते हैं. एंटीग्लोबिन ए और बी सेल हिफाजती खलियात होते हैं. लिम्फी नालियाँ होती हैं. मुदाफ़ती फ़ालती खलियात से निकलकर लिम्फ के ज़रिए यहाँ पहुँचते हैं. फिर उसके बाद मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स जो है आंतों के लिए मरकज़ी फ़िल्टर, ये फ़िल्टर करते हैं. सबसे पहला जो आपका जरसूमा है, जरसूमा का जो एंटीजेंस है उसका मुकाबला यहाँ पर पियर्स पैचेस में पड़ता है. जो इलियम जो है और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का जो मकाम है जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पियर पैचेस होते हैं. यहाँ पर इम्यून सिस्टम से मुकाबला होता है. कुछ वहाँ तबाह और बर्बाद होती हैं. फिर उसके बाद जो बच जाती हैं ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, जिसे क़दद माँ सारिक़ा कहते हैं. ये जो अगर लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स में
गुदूद आपको होते हैं। अभी हम गुदूद आपको दिखाते हैं मासारिका के थोड़ी अगली स्लाइड्स में। तो ये जो है क्या करते हैं, यहाँ फिल्टर होते हैं। अब जरासीम फिल्टर हो जाएंगे, फिर खून की गर्दिश होगी और फाइनल नतीजा होगा। आइए हम देखते हैं। अब क्या कहते हैं, ये क्या कर रहा है, टाइफाइड बुखार एक मुतद्दी मर्ज है जो आंतों के ज़रिए पूरे बदन को मुतासिर करता है। इस मर्ज में पियर्स पैचेस और अखदत मासारिका दोनों अहम किरदार अदा करते हैं। टाइफाइड क्या है, एक मुतद्दी बुखार है, यानी तालिया है। तालिया है तो कोई ना कोई जरसूमा होगा। जरसूमा आपको अभी ऊपर हमने आपको पढ़ाया और जो दिखाया ये आपका जरसूमा है। अब इस जरसूमा में क्या होगा कि जो है इसका जो है पाला जो किससे पड़ता है, पियर्स पैचेस में और अखदत मासारिका दोनों अहम किरदार करते हैं। पियर पैचेस आंत बारी की दीवार में मौजूद लिम्फी बात है, जो आपको हमने कहा छोटी आंत बड़ी आंत जो एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं पर पियर्स पैचेस होते हैं। ये लिम्फावी भाप हैं जो आंतों की पहली मुदाफ़ती लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। साल्मोना टाइफी आंत में दाखिल होकर सबसे पहले पियर पैचेस मुतासिर करता है, इसको मुतासिर करता है, जहाँ से जरासीम लिम्फ में शामिल हो जाते हैं। यह जरासीम बाद अज़ा मसारिका में बाक़ी गदद मासारिका तक पहुँचते हैं। गदद मासारिका में जरासीम के जमा होने से वर्म पैदा होता है, जिसे हम मेसेंट्रिक लिम्फेडेमाइटिस कहते हैं। इसी से जो है मासारिका में वर्म पैदा होता है और यहीं से आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है शिकम में दर्द भी होता है और कई तरीके के अमराज पैदा होते हैं। यही भरम बुखार के तसलसल, नाफ के गिर्द दर्द और ज़ोफ़े बदन का सबब बनता है। बुखार जो है लंबा होगा, नाफ के गिर्द जो है आपके जो है दर्द होगा और जो बदन का सबब बनता है। इस तरह पियर्स पैचेस और मासारिका दोनों मिलकर के दिफाई निज़ाम चलाते हैं। अब उसके बाद ये देखिए, आपको जो हमने हुदूद कहा था मासारिका, और ये देखिए मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये सुपीरियर, ये आपको जो छोटे छोटे कोने दिखाई पड़ रहे हैं ये आपको MLN मेसेंट्रिक, आपको लिम्फ नोड्स MLNS मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, अखदत मासारिका जिसका तस्करा किया गया है आपके अस्लाफ़ में। ये क्या अखदत मासारिका हुदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। ये जो ऊपर होते हैं उसको सुपीरियर और जो नीचे होते हैं उसको इंफीरियर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए किस तरीके से हम जो है इसकी एनालॉजी एक पुलिस हेडक्वार्टर से कर सकते हैं। जब कभी जो है एक ऐसा मकाम है जहाँ आपका शहर है और जो बहुत ही पुरअमन है, लेकिन अगर कोई चोर या शरीर किस्म का इंसान जो आपको परेशान करना चाहता है इंटर करता है, द थीव इंटर्स द सिटी, इसको हम एंटीजन से मुसावियत करते हैं। इसका जो है उपमा कहाँ से देते हैं, एंटीजन से देते हैं। सिमिली किससे करते हैं, एंटीजन से। यानी जो चोर है उसको हम एंटीजन से करते हैं। जब ये दाखिल होता है सिटी के अंदर या घर के अंदर तो क्या होता है, इंटेलिजेंस पेट्रोल स्पॉट द थीव। जो पेट्रोलिंग आपने देखा होगा कि पुलिस पेट्रोलिंग करती रहती है, तो ये स्पॉट करता है, यानी इसको जो है एंटीजेंस को देखता है, स्पॉट करता है। ये काम किसको कौन सा करता है, डेंड्राइटिक सेल्स। तो अब दो तरीके का काम आ गया, ये चोर या शातिर इंटर हुआ जिसकी तस्वीर हमने एंटीजन से दी। अब इसके खबर रसाई इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि हमारा डेंड्राइटिक सेल है, ये पूरा खबर रखती है, ये पूरा घूमती रहती है खून के जरिए पूरे जिस्म में कहाँ पर कौन सा एंटीजेंस आ रहा है। तो इसको जो है स्पॉट करने का काम डेंड्राइटिक सेल से है। फिर उसके बाद थीव कैचर्ड एंड एविडेंस कलेक्टेड। अब ये डेंड्राइटिक सेल जो है सबको जो है जरासीम के एंटीजेंस को कैप्चर करेगी और एविडेंस कलेक्टेड सारा जो है जिस तरीके से पेट्रोलिंग पुलिस थीव्स को पकड़ने के बाद या राबर को या शरीक इंसान को प्राइमरी इंफॉर्मेशन हासिल करती है कि कहाँ का रहने वाला है, इसके पास क्या वेपन्स है, क्या असला है, वो सारी चीज़ें। तो ये आपको जो है ये कहलाता एंटीजन प्रोसेसिंग। ये क्या कहलाता, एंटीजन प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद एविडेंस कैरीड टू पुलिस हेडक्वार्टर। जितने भी आपको एविडेंस मिलेंगे वो सारा जो है हेडक्वार्टर्स को जो है पहुंचा दिया जाएगा। ये काम क्या है, लिम्फ नोड। तो पुलिस हेडक्वार्टर जो है बमिसल लिम्फ नोड के है। अभी कुछ देर पहले जो
غدد ما ساریقہ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے. غدد مینس نوٹ, نوٹ کی طبی اصطلاح میں غدد یہ غدود کی جمع ہے, تو غدد لمف نوٹ یہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے بمثل ہے. اب اس کے بعد جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھی فوٹو سون آن نوٹس بورڈ, پورا اس کا جو ہے آپ کا جو خاکہ ہوتا ہے, جو ڈینڈرائٹ سیلس اس کو بتاتی ہے کہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا, تو اس کو جس طریقے سے چور کا شاطر کا جو ہے تمام جگہ فوٹو شائع کر دیے جاتے ہیں. تو یہ اینٹیجن پریزنٹیشن اس کو کہتے ہیں, اینٹیجن پریزنٹیشن. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اینٹیجن پریزنٹیشن وایا ایم ایس سی, جو یہ ہسٹولوجیکل سیلس ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے. پھر پولیس کمانڈر الرٹیڈ. اب اس کے بعد یہ جو ٹی سیل اور بی سیل آپ نے پڑھا تھا, بی سیل ہیومر ریسپانس اور ٹی سیل آپ کو سیل میڈیٹڈ. ٹی سیل میں CD4+ اور CD8+. یہ ٹی سیل جو ہے پولیس کمانڈرز جو ہے الرٹیڈ, یہ کیا ہے؟ کمانڈرز جو ہے ٹی سیلس جو ہے اس لیے. پھر اس کے بعد آرڈر ایشو دا ویپن فیکٹری. اب یہ بی سیلس جو آپ کو کیا اینٹی باڈی پروڈیوس کرتی تھی, جو سیدھا اینٹیجن کو ہلاک کرتی تھی. پھر اس کے بعد آتا ہے یہاں سے اسمارٹ ویپن مینوفیکچر. اب ان سے لڑنے کے لیے جو ہے اس طریقے کے اسلحے جو تیار کیے جائیں گے جو دشمن یا چور کے اسلحے سے مقابلہ کر سکے. تو جو چور کے پاس اسلحہ تھا اس کو اینٹیجن بمثل ہے, اور جو اس کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ اینٹی باڈی ہے. اور پھر اس کے بعد سٹی وائڈ مین ہنٹ لانچ. اب ہر شہر میں جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ پولیس نے 10 ٹیمیں آپ کو گٹھت کر دی ہیں, جو کہ دوسری جگہ پر جا کر کے ہر جگہ اپرادھی کو, کرمنلس کے بایوڈاٹا اور ریکارڈ اور پورے گروہ کا پتہ لگاتے ہیں. تو سٹی وائڈ مین ہنٹ لانچ. اب یہ کیا ہے؟ پورا امیون سیل اور اینٹی باڈی, جو امیون سیل ہے اینٹی باڈی مل کر کے یہ کام کریں گے. پھر تھیو ارسٹڈ اینڈ ایلیمینیٹڈ, اینٹیجن ڈسٹرائڈ, اور کرمنل ریکارڈ ہسٹوری. اب اس کرائمز کا ریکارڈ محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہ کام امیون میموری کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے کس طریقے سے اینالاگی اس کی تمثیل دی گئی ہے, اینالاگی دکھائی گئی ہے. جب چور انٹر کرتا ہے, چور انٹر کرنے کا مطلب اینٹیجن جو بیماری کو پیدا کرتا ہے, اس کا پتہ جو ہے ڈینڈرائٹک سیل فوراً پتہ کر لیتے ہیں کہ کسی بھی طریقے کا یہ ان کو مشکوک صبح ہو جاتا ہے. جو انٹیلیجنس آفیسر ہے وہ سونگتا رہتا ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کرتا ہے. ڈینڈرائٹک سیل جو ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام کرتی ہیں, یہ اسپاٹ کرتی ہیں اینٹیجنس کو. پھر اس کے بعد ڈینڈرائٹک سیل جو ہے اینٹیجن کی پروسیسنگ کرتی ہے. پروسیسنگ کرنے کا مطلب کہ آپ کو شاطر کو پکڑ کر کے ساری انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا کہ اس کا نام کیا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کیا اسلحہ ہے, کیا تھیم تھا, کیا اس کا جو ہے جو کچھ بھی انفارمیشن ہے مل سکتا ہے, یہ ڈینڈرائٹک سیل اس سے لے لیں گے. اس کو ہم اینٹیجن پروسیسنگ کہلاتی ہے. پھر اس کے بعد ایویڈنس, جتنا بھی پروسیس کرنے کے بعد انفارمیشن ریسیو ہوئی پولیس ہیڈ کوارٹر کو منتقل کر دی جاتی ہے. اور لمف نوڈ جو ہے یہ پولیس ہیڈ کوارٹر کا کام کرتا ہے. پھر اس کے بعد جہاں ہیڈ کوارٹرس جو ہے اینٹیجن پروڈیوسن جو پورا جو ہے شائع کر دیتا ہے, اس کے فوٹوز وغیرہ کو پولیس کمانڈر الرٹیڈ کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی بہت شاطر بدماش ہے جس سے جو ہے سماج عناصر دشمن ہے, جس کا لمبا چوڑا گروہ ہے, تو پورے پولیس ہیڈ کوارٹرز کو کمانڈرز آر الرٹیڈ. یہ پولیس کو کمانڈرز کیا ہوتے ہیں؟ ٹی سیلس جو ہے. ٹی سیلس آپ جانتے ہیں CD4+, CD8+. یہ جو ہے آپ کو سیل میڈیٹڈ امیونٹی میں دکھایا گیا. تو اب اس کے بعد آرڈرس ایشوڈ ٹو ویپن فیکٹری. بی سیل جو ہے اینٹی باڈی پیدا کرے گی جو اینٹیجن کو ہلاک کر دے گی. اب پورا اس کے بعد امیون سیلس پلس اینٹی باڈی جو ہے سٹی وائی مین ہنٹ لانچ تھیپ ارسٹڈ. اور اس کے بعد یہ پورا جو ہے واقعہ محفوظ کر لیا جائے گا ایمن میموری. تو اس طریقے سے مدافعتی نظام ہمارا کام کرتا ہے. اب آئیے جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمایونی ایک متعدی بخار ہے جو فساد غذا, تلف مواد اور آلودہ پانی, یہ اس کے 3 اسباب ہیں. فساد غذا, گندی غذا آپ لے رہے ہوں, تعفن مواد جو ہے وہ آنتوں میں مواد اس طریقے سے پیدا ہو گیا, اور آلودہ پانی کے سبب آنتوں میں پیدا ہو کر پورے بدن میں حرارت غریبیہ اور تعفن اخلاق پیدا کرتے ہیں. یہ جو ہے لفظ آپ کے شرع اسباب میں بھی ہے, حرارت غریبیہ اور تعفن اخلاق.
कोई भी बीमारी जब तक अखलाक में फसाद ना हो, अदम तवाज़ुन ना हो, अब वो अखलाक का अदम तवाज़ुन किस दर्जे का है, अव्वल दर्जे का है, दोयम का है, सोयम का है, बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा होता है तआफ़ुन हो जाता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। ये करके तब जो है आपको पैदा होता है। असबाब क्या है? इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी, पहले ही बता चुके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पुअर सैनिटेशन, हाइजीन, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड द करियर। अब उसके बाद फसाद ग़िज़ा, पेट्रीफाइड फूड, तफ़ने अखलाक, खुसूसन सफ़रा और वलग़म। इसमें ख़ास तौर से कहा जा रहा है कि सफ़रा और वलग़म का गलबा होगा, तफ़ने अखलाक होगा, ज़ौफ़ क़ुव्वत हाज़मा होगा, आलूदा पानी और गंदा माहौल, अमा में सोजिस, ये सारी चीज़ें आपको असबाब में है। फिर पैथोजेनेसिस में मैदा और अमा में मवाद फासिद जमा हो जाते हैं, जब पैची पियर्स और जो है क्या कहते हैं MLN जब काम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर जमा होकर फसाद पैदा करते हैं, हरारत ख़रीबियाँ पैदा करती है, अखलाक जल कर सिमी कैफियत में जो है उनका एहतराक होता है, जलते रहते हैं, सिमी कैफियत पैदा हो जाती है, बुखार मुसलसल होता है और बदन नातवा हो जाता है। वही कह रहे पैथोफिजियोलॉजी के बैक्टीरिया इंटर थ्रू द माउस। अब जो है ये मुंह के ज़रिए भी, नाक के ज़रिए, दोनों के ज़रिए आपको पहुँच सकता है। रीच इंटेस्टाइन, आंतों में आ गया। इन्वर्ट्स पियर पैचेस, सबसे पहले जो आपको हमने बताया छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में पियर पैचेस से सबका पड़ेगा, जो म्यूकोसा के अंदर होता है, ये जो है आपको वहाँ पर जाएगा। फिर ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होगा, बैक्टीरियसीमिया जो है पैदा होगा, ताफंदम पैदा होगा, सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, प्रोलॉन्ग्ड फीवर, पूरा जो है अस्वी सिमियत की कैफियत पैदा हो जाएगी और लंबे वक्फे तक बुखार कायम रहेगा। जो है ये पैथोजेनेसिस अलामात में स्टेप लैडर फीवर, ग्रेजुअली राइजिंग, आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप सीने से छत पर जाते हैं, धीरे धीरे हाइट बढ़ती चली जाती है, आपकी ऊंचाई पर चलते चले जाते हैं, उसी तरह दर्जे हरारत मुसलसल बढ़ता ही चला जाता है। स्टेप लैडर फीवर, हेडेक, सर दर्द होगा, एब्डामिनल सिकम में दर्द होगा, फसाद हो चुका है आपका, अखलाक फासिद हो सके, तफरदन हो चुका है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये मुस्तकिल जो है डायरिया की सूरत जो पैदा होती है, और जब ये जो है सब इसके जो है आंतों के फसाद के असर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी हो जाएगी, रोज स्पॉट ऑन द ट्रंक, वीकनेस एंड डेलिरियम, जो है आपको सर दर्द और बोझल, बुखार मुसलसल होगा, सर दर्द और बोझलपन होगा, पेट में दर्द, कब्ज या इसहाल, इस्तिहा की कमी, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसे कहते हैं, भूख में कमी हो जाएगी, ज़ुबान पर मैल, मुंह में खुश्की होगी, रोज़ स्पॉट जिसे ज़ुबान रखी है, इसमें आप देखोगे, इसीलिए कुछ लोग जो साफ करते हैं और सफाई करते ही भी रहना चाहिए। अगर हकीम जी लोग पहले जो है ज़ुबान को देखते थे, ज़ुबान की कैफियत किस तरीके से अपने ओरिजिनल हैयत पर है या जो है उसमें कोई कसाफत है, कसाफत जो है गंदगी की अलामत है, और मुंह की खुश्की, मुंह जो है खुश्क रहेगा, ड्राइनेस होगा, नकाहत, हिज़ियान जो है की सूरत पैदा होगी। फिर उसके बाद तस्वीर क्या है, इसका ब्लड प्रेशर कराया जाता है आजकल बहुत अच्छे जो है, जिसको हम जरासीम काश्तकारी, तिब्बी इस्तिलाह में ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, जरासीम काश्तकारी। जिस तरह से काश्तकार, एक किसान, एक फार्मर्स अपने जो है फसलों की खेती करता है, उसी तरह से ब्लड कल्चर या जरासीम काश्तकारी में इवन एक दो बैक्टीरिया भी कहीं से आइसोलेट कर लिया तो उसको जो है बढ़ाया जाता है, उसको हज़ारों और लाखों की तादाद में बढ़ाया जाता है, कॉलोनी बनाई जाती है ताकि उसका मुआयना अच्छी तरीके से किया जा सके। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया का जो है आप स्टडी नहीं कर सकते मुनज़्ज़म तरीक़े से, तो उनको बढ़ाया जाता है, ब्लड कल्चर किया जाता है, जरासीम कल्चर किया जाता है। बैक्टीरिया ब्लड कल्चर यहाँ गलत वर्ड है, यहाँ पर बैक्टीरियल कल्चर होना चाहिए। जो है बैठ के जरासीम की काश्तकारी की जाती है और फिर उससे जो पता लगाया जाता है कि ग्राम मनफी है या ग्राम मुस्बत है, और ग्राम मुस्बत है तो कहाँ जा सकता है, ग्राम मनफी कितना जा सकता है, और फिर उसके बाद आजकल कंप्यूटराइज सारे जो है निज़ाम है और उससे पता लग जाता है कि किस तरीके का पर्टिकुलर मखसूस बैक्टीरिया। अगर साल्मोनेला है तो इसका मतलब आपको यहाँ जो वाइटल टेस्ट जो है सपोर्टिव स्टूल और यूरिन भी देखेंगे, CPC, आप ल्यूकोपेनिया जो है जिसमें वाइट ब्लड सफ़ेद खलियात जो है कमी हो जाती है। अब सफ़ेद खलियात की कमी हो जाएगी तो मुदाफ़ती निज़ाम अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, और जब मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा तो फिर क्यों कर आपकी बीमारी रुक सकती है।
یہ آپ کو تشخیص ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پیچیدگی، آپ کا خون جو ہے ہیموریز ہوگا، آنتوں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگتا ہے، جسے انٹسٹائنل ہیموریز کے نام سے جانتے ہیں. انٹسٹائنل پرفوریشن، آنتوں میں ہلکا ہلکا جب میوکوسا کٹ جائے گی تو وہاں سے جو ہے اندر جو سیدھا سیدھا جو مائعات اندر کی طرف جاتے ہیں، جس سے چبھن پیدا ہوتی ہے. یہ آپ کا یہ ہے، اس کے اوپر ایک ربر یا پیڈنگ لگی ہے، پروٹیکٹیو لیور لگا ہوا. پروٹیکٹیو لیور میں اگر ہلکا سا پرفوریشن چھید پڑ گیا تو اب وہ کیا ہوگا، مائعات، رطوبت، ساری چیزیں سیدھا سیدھا اس سے ٹکر لیں گی. جب اس سے ٹکر لیں گی تو آپ کو جو ہے شدید درد ہوگا اور السر، اور پھر اس کے بعد اور بھی جو ہے پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، جسے کمپلیکیشن کہتے ہیں. یہ جو ہے آپ کے کینسر تک جا سکتا ہے. ان سے پہلے پیتھی سیپٹیسیمیا، جسے تعفن دم کے نام سے آپ جانتے ہیں. نزف اما تقرر، آنت تقرر کا مطلب یہ آپ کا پس، اور ذوف قلب اور تحلیل قوا، یہ جو ہے آپ کو پیچیدگی ہو سکتی ہے. علاج کیا ہے؟ اب یہ جو ہے آپ کے ماڈرن علاج ہے، جس میں جو ہے سماویت کی نام ہے، لیکن چونکہ آپ یونانی کے طلبہ ہے تو خصوصاً جو ہے اصول علاج کیا گیا اخراج مواد فاسد. جو فاسد مواد آنتوں کے اندر پیدا ہو گیا ہے اس کو اخراج کی کوشش کی جائے گی. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اخراج سے پہلے منشس، اگر اس کے قابل بنانا ہے مواد، اخراج کے قابل ہے کہ نہیں ہے، اگر قابل نہیں ہے تو اس کو پکا کر اخراج کے قابل بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اخراج کریں گے. پھر تسکین حرارت، تقویت معدہ اور حفظ قوت، یہ تمام مصول علاجات کے ہیں. مفرد اور مرکب ادویات میں ارقاسنی، اربکور، ارکمادیان، شربت نیلوفر، شربت وصولی معتدل، حب تبازیر، قرض کافور. غذائی تدابیر میں جو کا پانی جس کے ہم ماؤ سعید کہتے ہیں طبی اصطلاح میں، اس میں 1 حصہ جو اور 13 یا 14 حصہ تقریباً پانی لے کر جوش دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھان کر کے استعمال کراتے ہیں. سادہ دلیا، انار کا رس، چاول کا پانی، یعنی ہلکی اور حاصل غذائیں اس کو دی جائے جس کو مریض برداشت کر سکے. احتیاط آپ کو یونانی احتیاط میں صاف پانی کا استعمال، جو ہے معدے کو قوی رکھنا، اعتدال غذا، موسم کے لحاظ سے تدابیر. تو انشاءاللہ یہ کریں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا. خلاصہ کیا ہے؟ ٹائیفائڈ یا ہوا میوی ایک شدید متعدی مرض ہے مگر قابل علاج ہے. ایسا نہیں کہ اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. جدید طب میں جراثیم کو ہدف بناتی ہے، جبکہ یونانی طب مواد، مزاج اور قوت کی اصلاح پر زور دیتی ہے. یعنی مواد کس طریقے کا فاسد ہے تو اس کو پکائیے، اخراج کیجیے. مزاج کا جو ہے تعدیل مزاج کیجیے، قوا کی اصلاح کیجیے، اس کو قوی بنائیں. یہی جو ہے ہوتے دونوں طریقوں کا امتزاج مریض کے لیے زیادہ مفید اور محفوظ ثابت ہوتا ہے. یعنی مکس تھراپی کی طرف یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یونانی کے طالب علم ہیں، آپ یونانی کی طرف چلیں. ہاں اگر بہت شدید ضرورت ہو جائے، مرض زیادہ ہے، تو تھوڑے وقفے کے لیے آپ کو استعمال جو ہے ایلوپیتھک دوائیں کر لی جاتی ہے. لیکن جو ہی ہلکی سی جو ہے کنٹرول میں آتی ہے، مستقل اور مکمل علاج تو آپ کو یونانی میں ہے. اگر آپ جو ہے کلاسیکل جو ہے ایلوپیتھ کی طرف جائیں گے تو فوری یا عارضی افاقہ ہو سکتا ہے، لیکن لمبے وقفے تک یہ قائم نہیں رہتا ہے. ہم یونانی کے طالب علم ہیں. یونانی پڑھنا، لکھنا، سوچنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارا مقصد ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. فی امان اللہ.